नमस्कार, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट के, जो कि ब्रिक्स समिट, जो कि 22 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 2 दिन चला, 22 और 23 अक्टूबर को, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कजान यानी कि रशिया के शहर में पहुंचे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समिट के सभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में क्या क्या डिक्लेरेशन हुई, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो इस डिटेल्स के साथ जो 22 अक्टूबर को इस समिट का आगाज हुआ। इसमें सबसे पहले सेशन था ओपनिंग रिमार्क्स का। उससे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल कैसे रहा। सबसे पहले तो वो 7:40 पे टाइम के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का कि 7:40 के आसपास यहाँ से वो कजान के लिए चले और लगभग 2:15 के आसपास वो कजान में पहुंचे, और उसके बाद 4:11 बजे उनकी पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने उसमें चर्चा करी। सारी की सारी दुनिया, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनका आंख लगा के वो बैठे हुए थे, देख रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज के ब्रिक्स के ऊपर कि ब्रिक्स में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या डिस्कशन हुआ। वैसे तो ब्रिक्स के बारे में मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रिक्स वैसे तो कंट्री जो इनमें शामिल है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, पर नई कंट्रीज, नई मेंबर्स अभी ब्रिक्स में जुड़े हैं, और उन्होंने भी जो कजान में जो ब्रिक्स समिट हुआ उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इस ब्रिक्स की मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जब मैंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिले थे, और उसमें MEA के नोट्स के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया पुतिन का इस इन्विटेशन के बारे में। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये मीटिंग चल रही थी बिटवीन नरेंद्र मोदी और पुतिन की, तो उसमें पुतिन ने कहा कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को अनुवाद की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में पुतिन बोल रहे थे, और आपस में इतने जब रिश्ते होते हैं तो उनका कहने का अभिप्राय ये था कि आपको अनुवाद की भी जरूरत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया और रशिया के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध है। और मैं आपको इसमें आप ही देखिए कैसे वो कह रहे हैं, इसमें हम वीडियो चलाने की मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आप देखो कि पुतिन क्या कह रहे हैं मोदी को। अब बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन एक्चुअली में क्या हुआ। अकॉर्डिंग एज पर द MEA, द टू लीडर्स रिव्यूड बायलैटरल cooperation in the range of fields including political, economic, defense, energy and people-to-people ties. They welcome the forthcoming meeting of India-Russia Intergovernmental Commission of Trade, Economic and Culture Matter, which is going to be scheduled in November 2024. और सबसे बड़ी बात कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को इनवाइट भी किया फॉर नेक्स्ट ईयर 23rd एनुअल समिट के लिए। तो इसका मतलब अगले 2025 में पुतिन अब इंडिया में आएंगे, क्योंकि अभी पीछे मोदी गए भी थे पुतिन से मिलने, फिर सेकेंड उनकी विजिट थी अभी ब्रिक्स सम्मेलन में। तो अब प्रधानमंत्री भी मोदी भी कह रहे होंगे कि अब पुतिन साहब अब आपका अब बनता है इंडिया में आने का, अब आप आइए और हमें मेहमानबाजी करने का अवसर दीजिए। जो ये ब्रिक्स की जो समिट जो हुआ था, इसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और जियोपॉलिटिकल इश्यू पर फोकस किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मीटिंग जैसे कि मैंने बताया मोदी की पुतिन के साथ हुई है। इसमें इंडिया रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन, एनर्जी सेक्टर और पार्टनरशिप और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर इनका डिस्कशन हुआ। रशिया और इंडिया के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ब्रिक्स समिट के लिए एक मेजर पिलर रहा है। एनर्जी कॉर्पोरेशन और ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट पर बात चल रही है, और इस बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज हुई जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। अगर हम उसके बाद देखें तो आप देखेंगे कि मोदी उसके बाद जी जिनपिंग से मिले हैं, और जी जिनपिंग के से मिलने वो 6:30 के आसपास उनकी मुलाकात हुई होगी, और ये मीटिंग 50 मिनट तक चली। और जबकि जनरली देखा जाता है कि जो भी मीटिंग जो चलती है, जैसे कोई भी बायलैटरल मीटिंग चलती है किसी भी समिट में, तो वो जनरली 20 या 25 मैक्सिमम आधे घंटे तक चलती है। वो सिर्फ वैसे तो पीछे जो भी डिस्कशन चल रहा होता है कुछ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें जनरली वही चीजें जो पहले फॉरेन सेक्रेटरीज या जो भी विदेश मंत्रियों के साथ जो भी पीछे जो भी बैठकें चल रही थी उसी को कंटिन्यूटी में रख के वहीं पर ही वो फाइनल डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट्स होता है कि हमने इस बात पे चर्चा करी है और ये चीजें कंक्लूड हम करना चाहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब कोई प्रधानमंत्री कोई मिलता है किसी भी देश का तो कुछ नया टॉपिक वो डिस्कशन करते हैं, वो पिछले ही टॉपिक्स को यहाँ पे लाके कंक्लूड करते
करते हैं या उसके ऊपर कुछ आगे बातचीत और करनी हो तो उसको वहीं पर ही वो डिस्कशन करते हैं। कोई नए टॉपिक को लेके कोई नया डिस्कशन नहीं होता है। तो इसमें सबकी आंखें जड़ी हुई थी, सबको लग रहा था कि इस बारी क्या मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज तो चाहती थी कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो ऐसे ही राइवल बने रहें, जिससे कि वेस्टर्न कंट्रीज फायदा उठा सके इंडिया का। और जैसे आप जानते हैं कि यूएसए तो चाहता ही है कि जिसके कारण वो इंडिया का बेनिफिट उठा सके, और चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही को पता ही होगा कि जब किसी दो जनों की आपस में अगर दुश्मनी होती है तो तीसरा पर्सन हमेशा उसका बेनिफिट उठाता ही है उस चीज का। और 5 साल तक अभी तक मोदी और शी जिनपिंग आपस में नहीं मिले थे, कोई भी डिस्कशन, फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुआ था। मिलिट्री लेवल डिस्कशन हुआ था, अराउंड 20 मीटिंग्स हुई थी। उसके बाद ही इस कंक्लूजन पे निकले थे कि गलवान से पहले जैसी सिचुएशन थी हम वैसी सिचुएशन पे वो रहेंगे। इसी के बाद ही ये डिसाइड हुआ ब्रिक्स समिट से पहले ही कि हाँ ये चीज होएगी, और तब जाके ब्रिक्स समिट में मोदी और शी जिनपिंग जाके मिले। तो ये जो मीटिंग जो हुई है ये 5 साल के बाद मीटिंग हुई है, द्विपक्षीय मीटिंग हुई है। द्विपक्षीय भी क्या कहेंगे, वैसे जस्ट इन द ब्रिक्स समिट इंडिया और चाइना आपस में मिले हैं, फॉर्मल मीटिंग करी है। बीच में वैसे तो क्रूशियल मीटिंग थी, इस मीटिंग में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। दोनों देश इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे अब काम करना शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने क्लियर किया कि बॉर्डर की सिचुएशन 2020 की पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स के तहत ही एड्रेस होनी चाहिए। और एमई ने जो नोट निकाला है, मीटिंग नोट बिटवीन मोदी एंड शी जिनपिंग, वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ उन्होंने क्या डिस्कशन हुआ। सबसे पहले तो वेलकमिंग द रिसेंट एग्रीमेंट फॉर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज दैट अरोज इन 2020 in the India-China border areas. Prime Minister Modi underscored the importance of handling differences and disputes and not allowing them to disturb peace and tranquility. The two leaders agreed that the special representative of India-China boundary question will meet an early date to oversee the management of peace and tranquility in border areas and to explore a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. तो इन्होंने सबसे पहले तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया है जो कि बॉर्डर लेवल पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से अजीत डोवाल और चाइना की तरफ से वांग यी आपस में डिस्कस करेंगे और बॉर्डर में जो भी दिक्कतें हैं इंडिया और चाइना के बीच में उसे म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के तहत रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि द टू लीडर्स अफर्म दैट स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड एमिकेबल बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज टू नेबर्स आर द टू लार्जेस्ट नेशन ऑन अर्थ, ध्यान से सुनिएगा, विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जब अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे होंगे तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा रहेगा, जिसमें ग्लोबल पीस और प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ है कि अब फॉर्मल मीटिंग्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में अब होएंगी, जो बॉर्डर लेवल पे डिस्कशन होगा। जैसे मैंने बताया उसमें उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया, और ये आपस में डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो मिलिट्री लेवल डिस्कशन हो रहा था जिसमें 20 के आसपास उनकी मीटिंग्स हुई, पर फॉर्मल लेवल मीटिंग अभी कोई नहीं हुई थी। उसके बाद देखें तो उसके बाद उनका फोटो सेशन हुआ 7:20 के आसपास सारे ब्रिक्स मेंबर्स का, जिसमें कि सऊदी अरेबिया को भी आना था और जो नए 4 मेंबर्स हैं जिसमें इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, इथियोपिया हो गया एंड ईरान। सो ये 4 कंट्री, 4 मेंबर, नए मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। सऊदी अरेबिया को भी इन्विटेशन भेजा हुआ था पर उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद 7:30 के आसपास उनके साथ मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में अगर आप देखोगे जो उनकी जो फोटोज जो आई हुई है आपस में जिस हिसाब से वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से लगता है कि उनका आपस में जो फ्रेंडशिप है वो किस हद तक है, कितने आराम से, मतलब कि देख के ही आपको लगेगा, आपको अच्छा सा लगेगा, आपको खुशी होगी कि इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप इतने बेहतर हो रहे हैं। 2014 से पहले आई डोंट नो व्हाई इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में इतनी घनिष्ठ संबंध, इतने ज्यादा संबंध क्यों नहीं थे। ये आई थिंक 2014 के बाद ही ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएई। खास तौर पे 9/58 पे 22 तारीख को मैं बताना भूल गया, उनकी ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग हुई थी, जिसमें जो उनके जो प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेशकियान, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उनके साथ भी मीटिंग हुई और दोनों
दोनों देशों ने डिस्कशन किया और एमईए के नोट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूँ। द टू लीडर्स रिव्यूड बायलैटरल रिलेशंस एंड डिस्कस्ड वे टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन इन वेरियस फील्ड्स। साइनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चाबार पोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन। जो अभी पीछे जो चाबार पोर्ट पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। एंड टू लीडर्स आल्सो एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द वाइडनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है। रीइटरेटेड इंडियाज कॉल टू डी एस्केलेट द सिचुएशन जो इन इजराइल और ईरान के बीच में जो भी ये संघर्ष चल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड द रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे इंडिया हमेशा ही कहता है कि हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि वार इज नॉट द सॉल्यूशन। और प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो इनवाइटेड प्रेसिडेंट पेशकियान टू visit India at an early date and Iran president has accepted the invitation. Now अगर हम देखें कि वेस्ट का जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनका क्या व्यूज है, अगर हम देखें कि वर्ल्ड मीडिया क्या कह रही है, तो वर्ल्ड मीडिया का पुटिन गैदर्स अलाइज टू शो वेस्ट प्रेशर इज नॉट वर्किंग। वेस्ट को लग रहा था स्पेशली यूएस को कि पुतिन को उन्होंने आइसोलेट कर दिया। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या पुतिन आइसोलेट हुए? जो तस्वीरें आ रही हैं और जो सबको देख के लग रहा है कि ऐसा लगता तो नहीं है कि पुतिन आइसोलेट हुए हैं। ब्रिक्स समिट, द टाइम्स का कहना है ब्रिक्स समिट पुतिन होस्ट जी एंड मोदी इन पावर प्ले विद वेस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट, पुतिन होस्ट अ समिट टू शो द वेस्ट इट कांट कीप रशिया ऑफ द ग्लोबल स्टेज। वो ग्लोबल स्टेज से रशिया को बाहर नहीं रख सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स, पुतिन ब्रिंग्स टुगेदर इकोनॉमिक्स ही होप्स विल एक्लिप्स द वेस्ट। इकोनॉमिस्ट, पुतिन प्लान टू डिफीट द डॉलर। तो इस बात पे भी डिस्कशन हुआ है कि अभी करेंसी के बारे में तो इतना डिस्कशन नहीं हुआ, पर हाँ ये हुआ है कि हमें जो ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उन्हें जो ट्रांजैक्शन जो भी करनी चाहिए वो आपस में उनकी लोकल करेंसीज में ही उनको अपनी ट्रांजैक्शन अपना व्यापार उन्हें करना चाहिए। अब हम देखें कि ब्रिक्स की जीडीपी वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज की जीडीपी के बारे में अगर हम देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना गैप है। जो चाइना की जो जीडीपी है वो $19 ट्रिलियन, वेरियस यूएस की जो है वो $26 ट्रिलियन के आसपास है। इंडिया की लगभग $4.25 के आसपास, ब्राजील की $2 ट्रिलियन, रशिया की $2 ट्रिलियन और न्यू मेंबर जो कि अर्जेंटीना, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया इन सब को मिला के $3 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये कंबाइन ब्रिक्स की अराउंड बनती है $30 ट्रिलियन, $30.8 ट्रिलियन के आसपास ब्रिक्स कंट्रीज की बनती है। वहीं अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं आने वाले कुछ टाइम में जो ये जीडीपी कहाँ से कहाँ तक पहुंचेंगी, तो ये जीडीपी अगर आप 2050 और 2075 का इवैल्यूएशन करेंगे तो जो प्रोजेक्ट टॉप इकोनॉमीज जो रहेंगी, चाइना पहुंची हुई होगी $41 ट्रिलियन पे 2050 में, वहीं यूएस पहुंची होगी 37 ट्रिलियन पे और इंडिया होगी $22 ट्रिलियन पे जो ये प्रोजेक्टेड है। और वहीं 2075 में चाइना विल सरपास, ऑब्वियसली इट हैज ऑलरेडी सरपास्ड यूएस इन 2050 और 75 में इंडिया भी यूएस को पीछे छोड़ देगा और चाइना की होगी जीडीपी वो टॉप बना रहेगा 57 पे और इंडिया विल आल्सो टच द सेम अराउंड $52 ट्रिलियन, वहीं यूएस 51 पे होगा। तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो ब्रिक्स कंट्री होगी वही आने वाले टाइम में वर्ल्ड को लीड कर रही होगी कंट्रीज। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो जुड़ना चाहती हैं ब्रिक्स के साथ। और ब्रिक्स का अपना बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे G7 और स्पेशली यूएस ने जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक जो बनाया हुआ है और वो अपने अनुसार जिसको चाहता है उसे लोन देता है। उसी हिसाब से न्यू डेवलपमेंट बैंक उसको देखते हुए बनाया गया था कि सब कंट्रीज ने अराउंड 20 बिलियन डॉलर्स उस बैंक में डाला था, जो कि अराउंड जब ब्रिक्स कंट्री बनी थी $100 बिलियन के आसपास था। और ये कहा गया था कि जिसको लोन चाहिए होगा वो इस बैंक से यहाँ से ले सकता है, पर क्योंकि सारी कंट्रीज जो भी ये ब्रिक्स की कंट्रीज हैं उन्हें चाहिए नहीं था, तो वो इस चीज को लेके आए कि हम अपने बेनिफिट्स के लिए अगर जो हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज होगी जो उसे लोन होगा वो वी विल टेक इट फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड विल गिव इट टू आवर फ्रेंडली कंट्रीज। तो इसी को देखते हुए ही
जब उन्हें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF से उनको लोन लेना जब मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से अदर कंट्रीज दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, और काफ़ी कंट्रीज ने वैसे ही अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। बहुत सारी कंट्रीज जुड़ना चाहती है, ब्रिक्स कंट्रीज की मेंबरशिप को लेना चाहती है। लास्ट डे वाले दिन, जो समिट का लास्ट डे था, उसके दिन जॉइंट डिक्लेरेशन को रिलीज किया गया। ब्रिक्स नेशंस ने मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे जोर दिया। और डिक्लेरेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो मैंने बताया, उसको एक्सपेंशन करना, जिसमें नए मेंबर्स को शामिल करने के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। जो जॉइंट डिक्लेरेशन के अगर मैं मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो एनर्जी कॉर्पोरेशन, रशिया और एनर्जी, इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी को लेके जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर जोर दिया। क्लाइमेट चेंज, ब्रिक्स नेशन ने डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फेयर फंडिंग पर एम्फसाइज किया। मल्टीलेटरल ट्रेड्स, ब्रिक्स ने WTO रिफॉर्म्स को लेकर जॉइंट स्टैंड किया, वहीं इंडिया ने भी UN को भी रिफॉर्म्स को लेकर एम्फसाइज किया। ईरान का रोल, ईरान के ब्रिक्स के आने से एनर्जी और ट्रेड रूट्स पर नए एवेन्यूज खुले हुए हैं। वैसे ही आपको पता ही है कि इंडिया का चाबार पोर्ट INSTC जो है वो ईरान से ही होते हुए जाता है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, जिसमें कई सारी कंट्रीज ने वैसे ही अप्लाई किया हुआ है, और उसके बारे में कौन सी कंट्रीज को इंक्लूड करना और कौन सी कंट्रीज को नहीं करना, उसके बारे में डिस्कशन। जैसे मैंने बताया, मैंने आपको पहले ही ये डिस्कशन आपको बता दिया कि MEA ने ऑफिशियल नोट्स रिलीज किया है, जिसमें समिट के आउटकम्स को समराइज किया हुआ है। वो मैंने आपको पहले ही आपको पढ़ के बता दिया। और ये ब्रिक्स समिट वैसे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा, पर सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इसमें यही रहा इंडिया और चाइना का, मोदी और शी जिनपिंग का मिलना, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। ये समिट इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप रोल को और भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है, और आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था अभी तक का ब्रिक्स समिट कवरेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।